आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन मिल्टन के एक मोस्ट फेमस वर्क को जिसका नाम है कॉमस। कॉमस जॉन मिल्टन ने हेनरी लॉस की रिक्वेस्ट पर 1634 में लिखा था। ये एक मास्क है। मास्क लिटरेचर में एक स्पेशल टाइप का ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट है और ये मोस्टली रॉयल कोर्ट्स में परफॉर्म किया जाता था। इसके अंदर हमें म्यूजिक, डांस, पोइट्री, एक्टिंग सबका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर जो एक्टर्स होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो मास्क पहनते हैं। इसमें ग्रांड कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलती है, स्टेज डिज़ाइन होती है वो बहुत अच्छी होती है। और ये जो मास्क है ये मेनली परफॉर्म किए जाते थे कोर्ट्स में, रॉयल कोर्ट्स में, और ये मेनली रॉयल्स को एंटरटेन करने के लिए कोर्ट में परफॉर्म किए जाते। जो मास्क है ये फेमस हुए थे एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन फर्स्ट के टाइम पे मतलब मास्क को बहुत ग्रोथ मिली, मास्क का डेवलपमेंट हुआ था इस टाइम ज़्यादा। तो मास्क हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं एलिजाबेथन टाइम पीरियड में। एलिजाबेथन फर्स्ट के टाइम पीरियड में हमें मोस्टली मास्क का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसको 29 सितंबर 1634 में इसको मिकेलेस के लुडलो कैस्टल में परफॉर्म किया गया था, क्योंकि जॉन अगर्टन थे वो है ना लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बन गए थे। तो इस खुशी में है ना इसको लुडलो कैस्टल में परफॉर्म किया गया था। मिल्टन ने इसको 1644 और 1673 की पोएम्स के कलेक्शन के साथ पब्लिश किया था। 1637 में इसको है ना इनोमियसली प्रिंट किया गया था और थॉमस लॉज ने ना इसको पब्लिश करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके जो बुक सेलर थे या इसके जो पब्लिशर थे वो थे हेम्फ्री रॉबिन्सन। उस टाइम जो बुक सेलर होता था ना वही पब्लिशर कहलाता था। और इसका जो फॉर्मेट था वो था क्यूआरटो। इस टाइम पे जो नोटबुक का फॉर्मेट होता है A4 साइज ये सब कुछ, तो उस टाइम में जो क्वार्टो था ये स्टैंडर्ड साइज माना जाता था उस टाइम का। तो इसका जो फॉर्मेट था वो क्वार्टो था, मतलब इस बुक को क्वार्टो साइज में पब्लिश करवाया गया था। इसके फुल टाइटल की बात की जाए तो इसका फुल टाइटल है ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैस्टल 1634। इसका सब टाइटल है द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू। अब हम बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की या इसके मेन कैरेक्टर्स की। इसका पहला मेन कैरेक्टर है वो है द लेडी। द लेडी इसकी है ना हीरोइन है और इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। ये प्रेजेंट करती है चेस्टिटी, मोरल स्ट्रेंथ और सेल्फ कंट्रोल को। ये चेस्टिटी पे है ना स्ट्रांगली बिलीव करती है। अगला कैरेक्टर है कॉमस। ये मेन विलन है इस कॉमस का, मास्क का। ये लोगों को वाइन और अपने मैजिक से कंट्रोल करता है और जब लोग इसकी दी हुई मैजिकल ड्रिंक पी लेते हैं तो वो उनकी जो अपर बॉडी है वो एनिमल की बन जाती है और जो लोअर बॉडी होती है वो ह्यूमन बीइंग की रहती है। इसके जो फादर है कॉमस के उनका नाम है बैकस जो वाइन के गॉड है, और इसकी जो मदर है उनका नाम है सर्से। अगला कैरेक्टर है द लेडी का एल्डर ब्रदर। ये एक फिलोसोफर टाइप का मैन है। ये कॉन्फिडेंट और वर्चू की पावर पर स्ट्रांगली बिलीव करता है। यंगर ब्रदर, ये द लेडी का यंगर ब्रदर है। ये फियरफुल और एंशियस है। अगला कैरेक्टर है द अटेंडेंट स्पिरिट। इसको गॉड ने हेवन से भेजा है। ये एक स्पिरिट है। अगर गॉड ने इसको इसलिए भेजा है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो ना तो तुम उनकी हेल्प करना। तो ये है ना द लेडी और उसके भाइयों की मदद करती है द लेडी तक पहुंचने में। अगला कैरेक्टर है सैबरीना। ये रिवर की गॉडेस है। इसका लास्ट में एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो ये भी हम आगे देखेंगे। अगला कैरेक्टर है थेसिस। ये अटेंडेंट स्पिरिट ही है। ये है ना सेफर्ड के बेस में डिस्गाइज्ड होके है ना जो द लेडी रहती है उसके दोनों भाइयों को है ना रास्ता दिखाती है कि तुम है ना उसके महल तक कैसे पहुंच सकते हो, और उनको है ना उसके महल तक लेके जाती है, कॉमस के महल तक। तो थेसिस है ना अटेंडेंट स्पिरिट है। जब वो शेफर्ड के बेस में डिस्गाइज हो जाती है तब उसका नाम रहता है थेसिस। अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये प्ले है ना 1634 में लुडलो कैस्टल में परफॉर्म किया गया था, तब इसके अंदर है ना जॉन अगर्टन के तीनों बच्चों ने एक्टिंग की थी। जॉन अगर्टन के 3 बच्चे थे, उन्होंने इसके अंदर एक्टिंग की थी और इस प्ले के कैरेक्टर्स को परफॉर्म किया था। फर्स्ट है एलिस
एलिस है ना अगर्टन की डॉटर है, इसने है ना द लेडी का रोल प्ले किया था। जॉन अगर्टन, इसने है ना द लेडी के एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया था। थॉमस अगर्टन, इसने यंगर ब्रदर का रोल प्ले किया था इसके अंदर। और जो हेनरी लॉज है, इन्होंने अटेंडेंट स्पिरिट का रोल प्ले किया था इसके अंदर। हेनरी लॉज अगर्टन के बच्चों के प्राइवेट म्यूजिक ट्यूटर थे। इन्होंने ही इस प्ले में है ना म्यूजिक को कंपोज किया था। अब हम बात कर लेते हैं इसकी समरी की। स्टोरी के स्टार्टिंग में अटेंडेंट स्पिरिट बताती है कि उसे धरती पर एक नोबल फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया है जो जंगल से गुजर रही थी। फिर वो बताती है कि वहाँ पे एक कॉमस नाम का एक एन्चेंटर रहता है जो अपने ब्लैक मैजिक से लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। जंगल से कोई भी राहगीर गुजरता था तो वो उसे वाइन ऑफर करता था और उस वाइन को पीने के बाद सब उसके गुलाम बन जाते थे। द लेडी और उसके दोनों ब्रदर्स अपने फादर के कैसल में जा रहे थे, तभी वो तीनों बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। और फिर द लेडी उनको ढूंढने की कोशिश करती है, तभी कोमस उसे देख लेता है और वो है ना एक विलेजर के भेष में उसके पास जाता है डिस्गाइज्ड होकर, और उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो फिर वो बताती है कि मैं अपने फादर के कैसल में जा रही थी पर मैं अपने दोनों भाइयों से बिछड़ गई हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं इस जंगल से फैमिलियर हूँ तो तुम मेरे साथ आओ। फिर वो है ना उसको, फिर जो लेडी होती है उसको है ना उस पर भरोसा हो जाता है। फिर वो लेडी होती है वो कोमस के साथ उसके महल में चली जाती है। फिर महल में जाके है ना कोमस अपना असली रूप दिखाता है उसको, और उसको है ना अपनी एक एन्चांटेड चेयर पे बिठा देता है जिसपे है ना वो बंदी बन जाती है, लेकिन उसको पता नहीं होता। फिर वो उसको मैजिकल ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है। फिर वो उसको बहुत टेम्पटेशन देता है। फिर वो उसको बोलता है कि तुम्हारी ये ब्यूटी है ना किस काम की है, तुम्हें है ना अपनी इस ब्यूटी को है ना इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो फिर भी है ना उसके जाल में नहीं फंसती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके दोनों ब्रदर्स है ना उसकी चिंता कर रहे होते हैं। और फिर है ना जो एल्डर ब्रदर होता है ना वो यंगर ब्रदर को समझा रहा होता है कि वर्चू में ना बहुत ताकत होती है तो तुम घबराओ मत, हमारी बहन है ना सेफ हो गई, ऐसे बोल रहा है उसको। यंगर ब्रदर को अपनी बहन की चेस्टिटी की चिंता होती है। तभी वहाँ अटेंडेंट स्पिरिट आती है, वो सेफवर्ड के बेस में आती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ। फिर वो दोनों उसे सब कुछ बताते हैं और फिर वो उसे बताती है कि जंगल में तो एक कोमस नाम का एक ब्लैक मजिशियन रहता है जो काला जादू करता है। फिर वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं। फिर है ना वो उसे ढूंढते ढूंढते है ना सेफर्ड है ना उसे वहाँ ले जाती है कोमस के महल में। फिर वो वहाँ पे कोमस को हरा देते हैं, लेकिन जो द लेडी रहती है वो है ना उस कुर्सी से बंधी हुई रहती है। तो उससे है ना उस कुर्सी से फ्री करवाने के लिए जो अटेंडेंट स्पिरिट है ना वो सैब्रीना का आह्वान करती है। सैब्रीना जो रिवर की गॉडेस है वो फिर वहाँ पे आती है और जो लेडी रहती है उसको चेयर से फ्री करती है। इस तरह ना हमारी ये जो स्टोरी है ये यहीं पे एंड हो जाती है। इसमें जो कोमस है वो प्लेजर टेम्पटेशन को सिंबलाइज करता है और जो लेडी है ये वर्चू चेस्टिटी को सिंबलाइज करती है। कॉमर्स में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वर्च्यू वर्सेस वाइस के बीच में। इसके अंदर हमें सिंबोलिज्म भी देखने को मिलता है। जो मैजिकल ड्रिंक है वो सिंबलाइज करती है लॉस ऑफ ह्यूमन रीजन थ्रू सेंसुअल प्लेजर। अगला है द लेडी, सिंबलाइज करती है प्योरिटी को, वर्च्यू को, चेस्टिटी को। जो कॉमर्स है वो सिंबलाइज करता है लस्ट को, इंजॉयमेंट को, एल्यूजन को। एल्डर ब्रदर है वो सिंबलाइज करता है विजडम को, लॉजिक को, रीजन को। और यंगर ब्रदर है वो सिंबलाइज करता है करेज को। जो अटेंडेंट स्पिरिट है वो सिंबलाइज करती है राइट डायरेक्शन को, डिवाइन गाइडेंस को। सैब्रीना है ये सिंबलाइज करती है प्योरिफिकेशन को। एन्चांटेड चेयर सिंबलाइज करती है मॉरल टेस्ट को। वाइन है वो सिंबलाइज करती है प्लेजर को, लॉस ऑफ कंट्रोल को। द फॉरेस्ट है ये सिंबलाइज करता है कन्फ्यूजन को, डेंजर को। इसके अंदर हमें थीम देखने को मिलती है पावर ऑफ वर्च्यू ओवर टेम्पटेशन, कि वर्च्यू है ना बहुत पावरफुल होता है, टेम्पटेशन भी आगे इसके आगे है ना कुछ भी नहीं होता। ये जो कॉमर्स है इसके अंदर हमें टेम्पटेशन पे विजय देखने को मिलती है वर्च्यू की। अगली थीम हमें देखने को मिलती है चेस्टिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन कि अगर हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, चेस्टिटी है तो हम किसी भी डेंजर से बच सकते हैं। अगली थीम है डिवाइन सपोर्ट
कि जो है ना सेल्फ डिसिप्लिन रहता है और जिसके अंदर चेस्टिटी होती है ना उसको है ना डिवाइन सपोर्ट मिलता है। और अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें कि ये कॉमर्स क्यों लिखा गया, तो उस टाइम इंग्लैंड में ना सब लग्जरी के पीछे भाग रहे थे, सब प्लेजर के पीछे भाग रहे थे। तो जॉन मिल्टन है ना लोगों को चेस्टिटी और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब समझाना चाहते थे, इनका इम्पोर्टेंस बताना चाहते थे। इस प्ले में हम है ना एक लेडी को है ना सेंटर कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। उस टाइम पे है ना थिएटर में औरतों के लिए है ना औरतों को है ना स्कैंडलस माना जाता था, लेकिन मिल्टन ने अपने इस वर्क में है ना एक लेडी को सेंटर रोल दिया। तो ये ना उस टाइम पे ये है ना इससे ऐसा लग रहा है कि वो एक फेमिनिस्ट थे। कुछ स्कॉलर्स मिल्टन को मिसोजोनिस्ट कहते हैं, लेकिन इस प्ले में हम देखेंगे कि उन्होंने एक लेडी को सेंटर में रखा। इस प्ले में मिल्टन के द्वारा एक लेडी के चेरिस्ट फिगर को पोर्ट्रे किया गया और एक लेडी की रीजन की शक्ति दिखाई गई। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि वो एक फेमिनिस्ट थे। इस प्ले में चैस्टिटी को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की तरह सिम्बलाइज किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।